हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ डॉक्टर राधिका। यस आई नो आपके एग्ज़ामिनेशंस पास में आ गए हैं और आप सभी को अब बहुत ही स्ट्रेस हो रहा है। अगर आपने जो टॉपिक्स क्लियर कर रखे हैं, पढ़ रखे हैं, वो सारे के सारे टॉपिक्स अब आपको ऐसे लग रहे हैं कि वो भूल रहे हैं। अब आपके पास में उनको रिवीजन करने का टाइम नहीं है, या जो टॉपिक्स आपके रह रहे हैं उनको याद करने का टाइम नहीं है। सो स्टूडेंट्स, अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए, या आइदर आप यूजी और पीजी की प्रिपरेशन कर रहे हैं रिलेटेड टू साइंस। साइंस में एक लाइफ साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें सेल बायोलॉजी एक ऐसा टॉपिक है जो हर किसी लाइफ साइंस के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस या एनी होम एग्जामिनेशंस और यूजी और पीजी के एग्जामिनेशंस में एक कॉमन सब्जेक्ट होता है, या आप कह सकते हैं एक कॉमन टॉपिक होता है। सो आज मैं आप लोगों को वही एग्जामिनेशन प्रिपरेशन के रिगार्डिंग मैं सेल बायोलॉजी के वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको शेयर करने वाली हूँ जो आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए या किसी भी एग्ज़ाम में compete करने के लिए हेल्पफुल होंगे। सो हम थ्योरेटिकल तो काफ़ी क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लेते हैं, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन शो करके कर लेते हैं, बट जहाँ पे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की बात आती है, स्पेशली वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, उसके लिए आपको सब्जेक्ट का डीप नॉलेज और बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। सिमिलरली अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पे क्वेश्चन हमेशा एमसीक्यू टाइप में आते हैं, तो वहाँ पे भी आपका बेसिक नॉलेज और डीप नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है सब्जेक्ट का। सो सेल बायोलॉजी एक ऐसा टॉपिक है लाइफ साइंस में जो किसी भी तरीके के एग्ज़ाम्स में कॉमनली पूछा जाता है। सो मैं यहाँ पे आज आपको शेयर करने वाली हूँ कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, और वो भी सॉल्व उनके आंसर्स के साथ में, जो कि आपको बेनिफिशियल होंगे आपके अपकमिंग एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ वेरी कॉमन। हु डिस्कवर्ड सेल वॉल? ठीक है, तो उसका आंसर है दैट इज़ रॉबर्ट हुक। आपको मैं यहाँ एमसीक्यू के टाइप में क्वेश्चंस नहीं करा रही हूँ, हालांकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में 4 ऑप्शंस आपको मिलते हैं। मैं ऐसा इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि हमेशा वहाँ पे जो ऑप्शंस होते हैं वो मोर और लेस एकदम सिमिलर दिखते हैं, तो वो कन्फ्यूजन क्रिएट होते हैं और आंसर आने के बावजूद आप वहाँ पे गलत अटेम्प्ट करके आते हैं। सो आपको स्टडी मोड ऐसे रखना चाहिए कि आपका क्वेश्चन हो और क्वेश्चन के बाद में सीधे आपको आंसर याद करना है, ना कि आपको मैं यहाँ पे 4 ऑप्शन शो कर रही हूँ जिसमें से कि आप कंफ्यूजन क्रिएट करें याद करने के टाइम पे, और वहाँ पे जब सॉल्व कर रहे होंगे तब भी कंफ्यूजन क्रिएट होगी। तो सीधे आपका क्वेश्चन है हु डिस्कवर्ड सेल वॉल, तो वो आपको याद करना है, दैट इज रॉबर्ट हुक। ओके, देन सेकेंड क्वेश्चन इज, आपको यहाँ पे ब्लैंक में क्वेश्चन आ सकता है दैट ब्लैंक आर कॉल्ड फिजिकल कैरियर्स ऑफ हेरिडिटी। इसका मतलब ये है कि वो कौन से फिजिकल कैरियर्स हैं जो कि हेरिडिटी कैरेक्टर्स को वन जनरेशन टू सेकेंड जनरेशन, मीन्स आप कह सकते हैं कि पेरेंट से डॉटर सेल्स तक या डॉटर इंडिविजुअल तक ट्रांसफ़र करते हैं। सो दोज आर जीन्स। जीन्स वो फिजिकल कैरियर्स हैं जो कि हेरिडिटी कैरेक्टर्स को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र करते हैं। ओके, दैट्स इट। देन उसके बाद में अगर हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं तो थर्ड क्वेश्चन में आप देखिए, इन प्लांट सेल सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। सो यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि सोलर एनर्जी किस तरीके से केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, वो कौन सी चीज़ है या वो कौन सा पार्ट है प्लांट सेल में जिसमें ये प्रोसेस होती है। सो प्लास्टिड्स आर दो सेल ऑर्गेनेलिज, ये सिर्फ प्लांट सेल्स में होते हैं। तो प्लास्टिड्स का काम क्या होता है कि सनलाइट से सोलर एनर्जी को ग्रैब करके वो क्या करते हैं, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं और वो फिर अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी में यूज़ करते हैं। सो आंसर विल बी प्लास्टिड्स। ओके, देन आफ्टर दैट फोर्थ क्वेश्चन इज प्रोटोप्लाज्मिक कनेक्शंस अमंग द एडजेसेंट सेल्स, यानी कि किसी भी दो एडजेसेंट सेल्स के बीच में जब भी किसी तरीके का साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन फॉर्म होता है तो ये साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन जो होता है वो क्या होता है, सो दैट इज कॉल्ड एज प्लाज्मोडेस्मेटा। ओके, सो प्लाज्मोडेस्मेटा इज दैट कनेक्शन। ओके, प्लाज्मोडेस्मेटा is a connection that is present in between two adjacent
प्लांट सेल। ओके, तो दो प्लांट सेल के बीच में जब भी कभी कोई भी कनेक्शन प्रेजेंट होगा दैट इज नोन एज प्लाज्मोडेस्माटा। देन कम, यहाँ पे भी आपको एक फिल इन द ब्लैंक्स में क्वेश्चन दिया हुआ है, दैट इज ब्लैंक इज द रेस्टिंग फेज ऑफ द सेल, यानी कि सेल कब रेस्टिंग फेज में होता है। तो मेरे कुछ अपकमिंग वीडियोस में मैं सेल साइकिल को डिस्क्राइब करूँगी, उसमें मैं आपको बताऊँगी कि सेल साइकिल जो होती है वो किस तरीके से रेस्टिंग फेज में प्रेजेंट रहती है, या आप कह सकते हैं कब वो डिवाइडिंग फेज में रहती है। तो यहाँ पे एक फेज होती है दैट इज जी नॉट फेज, और यही जी नॉट फेज जो होती है वो रेस्टिंग फेज कहलाती है। ओके, यहाँ पे सेल नॉन डिवाइडिंग फेज में होता है, यहाँ पे वो डिवाइड नहीं कर रहा होता है, यहाँ पे किसी भी तरीके का डिवीजन नहीं हो रहा होता है। दैट्स वाई जी नॉट फेज इज अ रेस्टिंग फेज ऑफ सेल। ओके, देन इसके बाद में जो डिवीजन की जो प्रिपरेशन हो रही होती है वो G1 में होती है, उसके बाद में S फेज होती है दैट इज नोन एज सिंथेसिस फेज, एंड देन उसके बाद में सेकेंड गैप फेज आता है दैट इज G2 फेज, एंड आफ्टर दैट लास्ट में यहाँ पे सबसे शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ जो सेल साइकिल होता है दैट इज M फेज, और इस M फेज में एक्चुअली जो डिवीजन है वो परफॉर्म होता है। ठीक है, तो आंसर आपका क्वेश्चन जो आएगा दैट इज अगर आता है कि रेस्टिंग फेज कौन सी है, तो आपको उसमें बताना है कि जी नॉट इज अ रेस्टिंग फेज। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, नेम द सेल डिवीजन इन विच क्रोमोसोम नंबर इज रिड्यूस टू हाफ इन डॉटर सेल्स। ये मेरे लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा, जिसमें मैंने आपको बताया था कि अगर किसी डिप्लॉइड सेल का अगर क्रोमोसोम जो है वो 2n है, ठीक है, ये डिप्लॉइड है, सो डिप्लॉइड सेल को अगर रिड्यूस किया जाता है, रिडक्शनल डिवीजन अगर इसका किया जाता है, तो उसमें क्या हो जाता है, रिडक्शनल डिवीजन में क्रोमोसोम्स जो हैं वो हाफ हो जाते हैं। ओके, ये हैप्लॉइड हो जाते हैं, और ये हैप्लॉइड्स गैमीट का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये जो रिडक्शनल डिवीजन है जहाँ पे रिड्यूस्ड होता है दैट वाज नोन एज मियोसिस, और ये मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी प्रॉपरली सारी मियोसिस की जो भी स्टेजेस हैं, फेज हैं, वो सारी डिटेल में मैंने आपको यहाँ पे समझाई हुई हैं। अगर आप मियोसिस को आगे पढ़ना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन उसका देखना चाहते हैं, तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ओके, देन कम्स टू द नेम द प्रोटीन्स ऑफ डीएनए। अब इसमें अगर आप डीएनए का स्ट्रक्चर प्रॉपरली नहीं पढ़ते हैं, या डीएनए का किस तरीके से कंपाइलेशन होता है, वो कैसे क्रोमोसोम फॉर्म कर रहा है, तो आपको ये लगेगा कि डीएनए में प्रोटीन कहाँ होता है। ठीक है, सो अगर आप यहाँ पे जनरली अगर मैं आपको बताऊँ तो डीएनए जिस तरीके से डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है, ये क्या करता है, ये कॉइल्ड हो जाता है। ठीक है, कॉइल्ड हो जाता है, तो कॉइल्ड होने के लिए यहाँ पे कुछ प्रोटीन्स लगे हुए होते हैं। ठीक है, सो दोज प्रोटीन्स आर नोन एज हिस्टोन प्रोटीन्स। ओके, सो हिस्टोन प्रोटीन्स आर दोज प्रोटीन जो कि डीएनए को कॉइल करने में या डीएनए को कॉम्पैक्ट करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो यूकैरियोटिक सेल्स में ये हिस्टोन प्रोटीन्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। सो आंसर विल बी हिस्टोन प्रोटीन। ओके, देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन म्यूटेशन। सो डिफाइन म्यूटेशन में आप यहाँ पे लिख सकते हैं दैट इज अ चेंज इन डीएनए सीक्वेंसेस, यानी कि डीएनए सीक्वेंस में न्यूक्लियोटाइड्स में किसी भी तरीके का चेंज हो जाना, फिजिकल, केमिकल या एनी अदर सोर्स से कैसा भी कोई भी सीक्वेंस में चेंजिंग होती है दैट क्रिएट्स अ म्यूटेशन। ठीक है, और डीएनए में या जेनेटिक मटेरियल में किसी भी तरीके का जो भी म्यूटेशन होता है वो जनरेशन टू जनरेशन कैरी करता है। ओके, अब यहाँ पे एक चीज़ और देखिए कि ये जो जितने भी क्वेश्चंस हैं ये सारे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं, सो दे कैन कैरी 1 मार्क्स और 2 मार्क्स। सो डिपेंडिंग अपॉन कि अगर 1 मार्क्स का क्वेश्चन है और जो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है लाइक नेम द प्रोटीन ऑफ डीएनए, तो आपने यहाँ पे लिखा हिस्टोन प्रोटीन। ओके, सो इतना लिखना सफिशिएंट है। इसके बाद में अगर आपको हिस्टोन प्रोटीन के बारे में बहुत कुछ आता है और आप उसको डिस्क्रिप्शन में लिख रहे हैं और बहुत सारी कहानी लिखने के बाद में आप उसको डायग्रामेटिकली शो कर रहे हो, तो भी यू कैन गेट ओनली 1 मार्क्स, क्योंकि जितना मार्क्स इसको अलॉटेड है उतना ही मार्क्स इसको मिलेगा। और अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठ रहे हैं तो वहाँ पे एमसीक्यूज होते हैं, तो वहाँ पे तो सिर्फ आपको एक
करेक्ट ऑप्शन पे मार्किंग करनी होती है। ओके, सो वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में अगर आप राइटिंग में दे रहे हैं, अगर यूजी पीजी का एग्जाम दे रहे हैं 1 मार्क्स का है तो द आंसर इज सफिशिएंट, और अगर वो 2 मार्क्स का है तो आप एक या 2 लाइन का आप उसको लिख सकते हैं। और हाँ, उसमें डिटेल डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है, छोटा एक डायग्राम बना के आप उसको लीव कर सकते हैं। ओके, उसमें टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। 1 मार्क्स और 2 मार्क्स को जितना क्वेश्चन पूछा गया है उतना ही आपको आंसर वहाँ पे बताना है। ओके, देन कम्स टू द 9th वन। हैप्लॉइड्स वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड, यानी कि सबसे पहली बार हैप्लॉइड्स का किसने देखे थे, किसने डिस्कवर किए थे? सो इट वाज डिस्कवर्ड बाय शिप्रा गुहा मुखर्जी। ओके, तो ये एक साइंटिस्ट थी जिन्होंने सबसे पहली बार हैप्लॉइड्स को डिस्कवर किया था कि हैप्लॉइड्स प्लांट में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं वो किस तरीके से हैप्लॉइड होते हैं, ये सारी चीज़ें शिप्रा गुहा मुखर्जी ने सबसे पहली बार डिस्कवर की थी। ओके, देन ये आपको याद करना है, इसमें कुछ समझने वाली बात नहीं है। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द केमिकल यूज टू इंड्यूस पॉलीप्लॉइडी। ये बहुत ही कॉमनली क्वेश्चन आता रहता है, लास्ट प्रीवियस क्वेश्चंस पेपर में मैंने कई बार देखा है कि ये क्वेश्चन हमेशा पूछ लिया जाता है, रैंडमली आ जाता है। सो द इस केमिकल द नेम ऑफ केमिकल इज कॉल्शिसिन। ठीक है, तो ये आपको नाम याद रखना है कि ये एक ऐसा केमिकल है जो पॉलीप्लॉइडी को इंड्यूस करता है। ओके, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ये अक्सर रैंडमली बार बार पूछ लिया जाता है। सो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इम्पॉर्टेंट है, और अगर आप किसी अदर एग्जाम्स में अगर compete कर रहे हैं तो वहाँ पे भी ये क्वेश्चंस कई बार पूछा गया है। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स। सो द एक्सट्रिंसिक वर्ड इज ऑल्सो डिनोटिंग कि ये कुछ बाहरी प्रोटीन की बात करें तो वेयर these proteins are located. So peripheral proteins present external to the bilipid layer of plasma membrane, यानी कि जिस तरीके से प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अगर आप स्ट्रक्चर देखते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड्स। ओके, फॉस्फोलिपिड्स के बीच में आपको यहाँ पे इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स मिलते हैं। ओके, फिर साथ ही साथ में अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे पेरिफेरी में कुछ प्रोटीन्स यहाँ पे लगे हुए होते हैं जिन्हें हम पेरिफेरल प्रोटीन्स कहते हैं, और इन्हीं पेरिफेरल प्रोटीन्स को हम एक्सट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं। तो आंसर विल बी पेरिफेरल प्रोटीन्स प्रेजेंट एक्सटर्नल टू द बायलिपिड लेयर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, दैट्स इट। देन उसके बाद में आप क्वेश्चन नंबर 12 को देखें, व्हाट डू यू मीन बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो अगर आप सेल बायोलॉजी पढ़ रहे हैं और वहाँ पे आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म्स को पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट, साथ ही साथ में पैसिव ट्रांसपोर्ट भी यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है। सो द ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। ओके, सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस जो भी ट्रांसपोर्ट हो रहा है विच रिक्वायर्स एनर्जी, यानी कि जिसको एनर्जी की ज़रूरत पड़ रही है, एंड टेक स्पेस अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। यानी कि अगर यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन है और सेल मेम्ब्रेन से यहाँ से किसी तरीके का एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है और इसमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ रही है, मीन्स एनर्जी की ज़रूरत तभी पड़ती है जब वो अपने कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट मूव कर रहा होता है। यानी कि अगर आप एग्जांपल लें तो ये लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ जा रहा है, और बेसिकली क्या होता है कि ये जो मूवमेंट होते हैं बिना एनर्जी के हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ होते हैं, बट क्योंकि ये उल्टा चल रहा है, अगेंस्ट चल रहा है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के लिए, तो इट रिक्वायर्स एटीपी, यानी कि इसको एनर्जी की ज़रूरत है। तो इस तरीके के ट्रांसपोर्ट को हम कहते हैं एक्टिव एनर्जी। एक्टिव से आप वैसे ही ये वर्ड से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एक्टिव है, एक्टिव में हमेशा एनर्जी यूज़ होती है। सो एनर्जी जो है सेल में वो एटीपी के फॉर्म में है। सो ट्रांसपोर्ट जो हो रहा है वो सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस हो रहा है जिसमें एटीपी की रिक्वायरमेंट है, और वो क्या कैसे ट्रांसपोर्ट कर रहा है, इट टेक्स प्लेस अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है, मीन्स लोअर टू हायर कॉन्सेंट्रेशन के साइड में जा रहा है। देन कम्स टू द 13th क्वेश्चन, हु कॉइंड द टर्म न्यूक्लियस,
या फिर आप कह सकते हैं हु डिस्कवर्ड न्यूक्लियस। तो सबसे पहली बार न्यूक्लियस किसने डिस्कवर किया था, दैट वाज रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है, अब आप यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि सेल बायोलॉजी में आप क्या करेंगे, जितनी भी इम्पॉर्टेंट डिस्कवरीज हैं, जो भी मेन डिस्कवरीज हैं, उन डिस्कवरीज में जो भी साइंटिस्ट इन्वॉल्व थे उनको ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि कभी ना कभी सेल बायो में ये एक क्वेश्चन ज़रूर आ जाता है कि किसने ये टर्म इंड्यूस की या किसने डिस्कवर की या हु कॉइंड द नेम। ये इस तरीके के क्वेश्चन रैंडमली 90% सेल बायोलॉजी में पूछे जाते हैं। सो आप कुछ इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट और उनकी डिस्कवरीज को ज़रूर पढ़ के जाइए। देन कम्स टू व्हाट आर द लाइजोसोम्स। सो लाइजोसोम्स वो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड वेसाइकल्स लाइक स्ट्रक्चर हैं। आप उसे कह सकते हैं सुसाइडल बैग और सुसाइडल सैक। वाई वी आर कॉलिंग इट सुसाइडल बैग, क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, मीन्स दे आर वेरी एसिडिक। ओके, अब इनका काम क्या होता है, किसी भी तरीके के अनवांटेड मटेरियल्स जो भी है या जिस भी सेल को डिस्कार्ड करना है, जो या जिस भी मटेरियल को इनको डिस्कार्ड करना है, वो इसके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम में डिसॉल्व हो जाता है और ये बाहर भी इसको थ्रो आउट कर देते हैं। तो दीज लाइजोसोम्स आर सिंगल मेम्ब्रेन सुसाइडल बैग। ठीक है, जिनमें एसिडिक एंजाइम्स होते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं जो उसको डिग्रेड कर देते हैं। ओके, देन कम्स टू व्हाट इज साइटोकाइनेसिस। ठीक है, आपने दो वर्ड सुने होंगे, वन इज कैरियोकाइनेसिस एंड सेकेंड वन इज अ साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस में आप जब भी देखेंगे इसमें डिवीजन होता है न्यूक्लियस का। अगर सेल है और सेल के पास में न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियर जो है वो डिवाइड करता है। ठीक है, तो जब न्यूक्लियस डिवाइड कर रहा होता है तो हम उसे कह रहे हैं कैरियोकाइनेसिस। बट इसके बाद में जब साइटोप्लाज्म डिवाइड कर रहा है, ठीक है, दो सेल्स में यहाँ पे जब साइटोप्लाज्म डिवाइड कर जाता है देन इट इज नोन एज साइटोकाइनेसिस। सो आप आंसर क्या लिखेंगे, इट इज अ फिजिकल प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन विच इन्वॉल्व साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। तो यहाँ पे साइटोप्लाज्म डिवाइड कर रहा है। देन कम्स टू द क्वेश्चन व्हाट आर बल्बियानी रिंग्स। ओके, सो पॉलीटीन क्रोमोसोम्स जो होते हैं, लार्ज क्रोमोसोम्स होते हैं, दीज आर स्पेशल टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स। इसमें लार्ज पफ लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। इसे इस तरीके से आप देखेंगे तो इसमें ऐसे लार्ज पफ फॉर्म होते हैं। ये लार्ज पफ जो होते हैं इस पॉलीटीन क्रोमोसोम्स में, ये जो होते हैं इनमें एक्टिव आरएनए सिंथेसिस की साइट होती है, जो कि एक्टिवली आरएनए सिंथेसिस करते हैं। और हमने इनका नाम क्या दे रखा है, बेल्बियानी रिंग्स, ऑन द बेसिस ऑफ साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड दीज क्रोमोसोम फर्स्ट। ठीक है, देन कम्स टू डिफाइन ट्राइसोमी। okay, so what we know about the trisomy, it is an abnormality in chromosome number. okay, यहाँ पे ट्राइसोमी यानी कि क्या हुआ है, इफ वी हैव अ कॉमन नंबर ऑफ क्रोमोसोम यानी कि 2n। ओके, अब ये हमारे पास में डिप्लॉइड है। डिप्लॉइड में अगर एक सिंगल क्रोमोसोम हम एक्स्ट्रा कर देते हैं, मीन्स वी हैव टू सेट ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, टू सेट ऑफ क्रोमोसोम है यानी कि टोटल हमारे पास में 23 प्लस 23, इट मीन्स वी हैव 46 क्रोमोसोम। सो 46 क्रोमोसोम में अगर एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम ऐड कर दिया जाए, ठीक है, तो ये एक क्रोमोसोमल एब्नॉर्मेलिटी है। ठीक है, तब हम इसे कहेंगे ट्राइसोमी। ओके, तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हो जाते हैं, 47 हो जाते हैं। ओके, सो इट इज नोन एज ट्राइसोमी। देन डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज, यहाँ पे क्या बताया हुआ है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज कौन सा है, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में मेम्ब्रेन जो होती है वो डबल होती है। ओके, सिमिलरली प्लास्टिड्स जो होते हैं, प्लास्टिड्स ऑल्सो कैरी अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड। ठीक है, सो प्लास्टिड्स जिसमें ऐसे ग्रैना होते हैं, थैलाकॉइड्स मेम्ब्रेन होती हैं, सो दीज आर ऑल्सो double membrane bond. Similarly, nucleus is also having double membrane. Okay, so these are the answer. Then question number 20, chemical substance present in middle lamina. Okay, so what is middle lamina, first we have to sort out. जब भी कभी सेल के बीच में, दो एडजेसेंट सेल के बीच में आप ऐसे देखेंगे
ये जब भी ज्वाइन कर रहे होते हैं तो इनके बीच में क्या होता है, एक मिडिल लेमिना होता है जो कि इनको अटैच कर रहा होता है, दोनों एडजेसेंट सेल को। और ये जो अटैचमेंट होता है ये किससे मिलके बना होता है, इट इज मेड अप ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट्स। ओके, तो कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट का होने की वजह से यहाँ पे इस तरीके से ये डिवीजन हो जाता है, मीन्स ये जो है सीमेंटिंग टाइप ऑफ यहाँ पे ग्रिपिंग हो जाती है दो एडजेसेंट सेल्स में। ओके, देन कम्स टू द क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में टर्मिनलाइजेशन इज रिलेटेड टू और फाउंड इन विच फेज। मैंने अपने लास्ट वीडियो में मियोसिस में आपको बताया था कि किस तरीके से जब क्रॉसिंग ओवर हुई होती है दो क्रोमोसोम्स के बीच में, लाइक दिस, जब टू सिस्टर क्रोमेटिड्स जो हैं वो आपस में क्रॉस कर रहे होते हैं तो लास्ट में फिर क्या होता है, यहाँ पे टर्मिनलाइजेशन होता है, मीन्स यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हो चुकी होती है पर फिर भी ये यहाँ पे अटैच रहते हैं, टर्मिनल पोजीशन पे अटैच रहते हैं। वैसे तो ये शुरू हो जाती है डिप्लोटीन स्टेज से, बट लास्ट खत्म होते होते कब होती है, डाइकाइनेसिस में ये टर्मिनलाइजेशन की प्रोसेस जो है ये खत्म हो जाती है। ठीक है, देन कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2n-2, यानी कि ये एक तरीके का कॉम्बिनेशन है, जेनेटिक कॉम्बिनेशन है। इससे हम क्या शो करते हैं कि ये क्या शो कर रहा है, यानी कि ये क्या कह रहा है, इट इज शोइंग कि डिप्लॉयड यहाँ पे क्रोमोसोम्स का सेट है जिसमें से मैंने यहाँ पे 2 क्रोमोसोम्स जो हैं वो डिलीट कर दिए, माइनस कर दिए। तो ये क्या कहेंगे, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ नलीसोमी। ओके, ठीक है। और अगर यहाँ पे सिंगल 1 माइनस करते हैं तो मोनोसोमी। ठीक है, तो ये नलीसोमी हो गया। देन उसके बाद में स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट। सो क्लोरोप्लास्ट क्या है, मैंने जैसे अभी बताया था कि जहाँ पे भी फोटोसिंथेसिस परफॉर्म हो रही है प्लांट सेल में, सो ये जो प्लांट सेल्स होते हैं इनमें फोटोसिंथेसिस जो परफॉर्म हो रही है जिसमें वो सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज कर रहे हैं, तो क्या होता है, ये प्लास्टिड्स जो होते हैं इनके एक तो डबल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। ठीक है, अब इनको हम दो तरीके से कहते हैं, एक तो होते हैं क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, और दूसरे होते हैं क्रोमैटोफोर्स। तो प्लास्टिड्स को हम क्लोरोप्लास्ट भी कहते हैं और क्रोमैटोफोर्स भी कहते हैं, और इन दोनों के बीच में डिफरेंस होता है सिर्फ क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी पिगमेंट्स का। ठीक है, वो मैं आपको पिगमेंट्स चैप्टर जब समझाऊंगी तब उसमें मैं आपको क्लियर करूंगी। तो ये बेसिकली क्वेश्चन इज आस्किंग दैट कि क्लोरोप्लास्ट में कौन कौन से स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स होते हैं। सो यहाँ पे स्ट्रोमा होता है, जो भी यहाँ पे मैट्रिक्स है दैट इज नोन एज स्ट्रोमा। देन उसके बाद में यहाँ पे इनर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन के बाद में दिस इज एन आउटर मेम्ब्रेन। फिर उसके बाद में आप यहाँ पे देख रहे हैं ये थैलाकॉइड मेम्ब्रेन्स है जो स्टैक लाइक यहाँ पे अरेंज हुई है, और उसके बाद में इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, यानी कि इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में जो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है वो, तो ये सारे स्ट्रक्चर से मिलके क्लोरोप्लास्ट जो है वो फॉर्म होता है। देन उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस इन विच फेज। तो मैंने अभी पहले ही सेल साइकिल का डायग्राम बनाया था जिसमें मैंने एस फेज शो की थी, जिसमें एक्चुअली क्या होता है, डीएनए जो है रेप्लिकेट कर रहा होता है। ठीक है, अपनी ही कॉपी बना रहा होता है। क्यों, क्योंकि सेल को जब दो में डिवाइड करना है, एक सेल को जब दो डॉटर सेल्स में डिवाइड करना है, और सिंपल आप अगर डिवीजन कर रहे हैं, अगर इसके पास में 2n है मीन्स 46 अगर क्रोमोसोम है, तो इसकी जब एग्जैक्ट कॉपी 46 की बनेगी तभी यहाँ पे 46 और 46 जो हैं वो ट्रांसफर होंगे। तो उसके लिए यहाँ पे इसका रेप्लिकेशन होना ज़रूरी है, डीएनए को रेप्लिकेट करना ज़रूरी है, और ये कब होता है, ये होता है एस फेज में। ठीक है, देन उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 25, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम इज टर्म्ड एज, यानी कि जब जो मैंने अभी आपको दिखाया था टर्मिनलाइजेशन वाला पोर्शन, टर्मिनलाइजेशन में मैंने आपको शो किया था कि किस तरीके से क्रोमोसोम्स जो हैं वो सिनैप्स का फॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से क्या होता है, सिनैप्स में एक जो होमोलोगस क्रोमोसोम है अपने दूसरे, जैसे ये मैटरनल हो गया, साथ ही में ऐसे ही ये आप पीछे साइड में अगर देखेंगे तो पैटर्नल वाला पोर्शन जो है वो ऐसे ही आपस में सिनैप्स फॉर्म कर लेते हैं, और ये पूरा कॉम्प्लेक्स जो कहलाता है दैट इज नोन एज सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। ओके, ठीक है, देन उसके बाद में ये भी मियोसिस में होता है, किस स्टेज में होता है, किस फेज में होता है, उसको देखने के लिए आप डिस्क्रिप्टिव मियोसिस का वीडियो आप चेक कर सकते हैं। देन फंक्शन ऑफ गोल्जी एपरेटस। सो द फंक्शन ऑफ गोल्जी एपरेटस इज दिस कि जो भी मान लीजिए यहाँ पे सेल है, ओके, तो सेल हैज़ अ न्यूक्लियर एंड न्यूक्लियोलस।
सो इससे ही अटैच किया हुआ यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। ओके, सो इसकी मेम्ब्रेन के साथ में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है जो कि यहाँ से प्रोटीन का सिंथेसिस करता रहता है। सो प्रोटीन का सिंथेसिस जैसे यहाँ से होता है और प्रोटीन यहाँ से बाहर निकल के आता है तो क्या होता है, ये गोल्जी अपरेटस में जाके यहाँ पे आ जाता है। अब यहाँ पे क्या होता है, ये प्रोटीन की क्या होती है, प्रोसेसिंग हो रही होती है। प्रोटीन की जो है वो प्रोसेसिंग हो रही होती है। प्रोसेसिंग होने के बाद में इस प्रोटीन को क्या करते हैं, टारगेट किया जाता है कि अब ये प्रोटीन जो है ये वेसिकल्स में ऐसे बाहर निकलते हुए अपने टारगेट जगह पे ट्रांसपोर्ट हो जाता है। तो ये जो गोल्जी बॉडीज होती हैं इनका क्या काम होता है, गोल्जी बॉडीज का काम क्या है, प्रोटीन जो उन्होंने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से लिया था उस प्रोटीन को प्रोसेस करना, फाइनल टच देना, उसके बाद में उसको अपनी अपनी जगह पे ट्रांसपोर्ट कर देना। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैट-क्राई सिंड्रोम। तो ये सिंड्रोम जो है इट इज एसोसिएटेड विद क्रोमोसोम नंबर 5। ये क्रोमोसोम नंबर 5 से एसोसिएटेड है। ऐसे क्यों, क्योंकि आपको पता है कि क्रोमोसोम नंबर 1 से लेके 23 तक के हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं हमारी बॉडी में, जिसमें से 1 से लेके 22 जो है वो दीज आर कॉल्ड एज ऑटोसोम्स, एंड वन सेट जो है जो 23rd वाला सेट है दैट इज ए सेक्स क्रोमोसोम। ओके, सो अब 1 से लेके 22nd तक के बीच में जो 5th नंबर का क्रोमोसोम होता है उसका कुछ पार्ट अगर अलग हो जाता है या टूट जाता है तो वहाँ पे कैट-क्राई सिंड्रोम जो है वो अकर होता है। ठीक है, सो then next question is nuclear envelope appears in which phase of cell division। ये भी क्वेश्चन के लिए आप माइटोसिस मियोसिस को आप रेफर कर सकते हैं कि टीलोफेज में क्या है, सबसे पहले प्रोफेज लास्ट होते होते न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो डिसअपियर हो जाती है, बट फिर से ये रीअपियर कब करती है, टीलोफेज फेज में ये फिर से रीअपियर होना शुरू हो जाती है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज डाउन सिंड्रोम इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच क्रोमोसोमल एबरेशन। सो फर्स्टली पहले तो ये जान लें कि क्रोमोसोमल एबरेशन क्या होता है। क्रोमोसोमल एबरेशन मतलब कि क्रोमोसोम में किसी भी तरीके का कोई ऑल्टरनेशन हो गया हो, ठीक है, उनके नंबर में कुछ प्रॉब्लम हो गई हो। तो यहाँ पे ट्राइसोमी 21, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ है, क्रोमोसोम नंबर 21 की 3 कॉपीज बन जाती हैं, तब क्या होता है, डाउन सिंड्रोम क्रिएट होता है बॉडी में। Then the question come, intracellular digestion occurs with the help of which organelle। यानी कि सेल के अंदर ही डाइजेशन किस ऑर्गेनली से होता है। तो मैंने आपको बताया था लाइसोसोम एक्ट एज ए सुसाइडल बैग ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। ठीक है, तो यही जो आप कह सकते हैं सेल ऑर्गेनली है जो कि इंट्रासेलुलर डाइजेशन को परफॉर्म करता है। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज बोथ आर्म्स ऑफ क्रोमोसोम्स आर सेम इन साइज। यानी कि क्रोमोसोम के दोनों आर्म्स सेम साइज के कैसे हो सकते हैं, यानी कि इस तरीके से जब क्रोमोसोम की जो शेप है, जब दोनों ही आर्म आपके एक जैसे होंगे क्रोमोसोम के, तब हम इसे कहते हैं मेटासेंट्रिक स्टेज। ठीक है, यहाँ पे सेंट्रोमियर जो है वो सेंटर में प्रेजेंट है, मेटा स्टेज में है, इसलिए हम इसे कह रहे हैं मेटा सेंट्रिक। देन 32 क्वेश्चन में आप देख रहे हैं द टर्म प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो द टर्म प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज गिवन बाय नैगली एंड कामर। ठीक है, ये आपको याद रखना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज गिवन बाय डेविड रॉबर्टसन। ये भी कई बार क्वेश्चन आता रहता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट क्या होता है, आप जानते हैं फ्लिप एक साइड में अगर आप फ्लिप करते हैं, दूसरे साइड में आप कहते हैं कि ये फ्लॉप करते हैं। ठीक है, तो ये जो आपका इस तरीके से जो मूवमेंट है दैट इज अ ट्रांसवर्स मूवमेंट। ठीक है, फ्लिप किया है यहाँ पे और फिर इसको फ्लॉप कर दिया है। तो ये जो ट्रांसवर्स मूवमेंट है ये किस में प्रेजेंट हो रहा है, इट इज प्रेजेंट इन फॉस्फोलिपिड्स इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मैंने स्ट्रक्चर ऑलरेडी आपको शो किया था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है फॉस्फोलिपिड से मिलके बने हुए होते हैं। तो यहाँ पे ये जो फॉस्फोलिपिड्स होते हैं वैसे तो ये प्रोटीन्स के साथ में ये इस तरीके से हाइड्रोफोबिक अट्रैक्शन के साथ में प्रॉपरली ये मेंटेन्ड होते हैं, बट क्या होता है कि ये अपनी ही एक्सिस में मूवमेंट करते हैं, यूं पूरा अपने ही एक्सिस में भी मूवमेंट कर सकते हैं, ये लेफ्ट एंड राइट इस तरीके से भी मूवमेंट कर सकते हैं, और ये ट्रांसवर्स मतलब ये लेटरल मूवमेंट भी कर सकते हैं,
और अपने ही एक्सेल में भी कर सकते हैं। और सिमिलरली अगर ये फॉस्फोलिपिड नीचे वाले लीफलेट में पहुंच जाए और नीचे वाले लीफलेट वाला ऊपर वाले लीफलेट में पहुंच जाए तो इसे हम कहते हैं फ्लिप एंड फ्लॉप मूवमेंट। तो ये क्या हो गया, ट्रांसवर्स मूवमेंट ऑफ फॉस्फोलिपिड्स इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके तो इतने क्वेश्चंस अभी आप रिवाइज कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट पार्ट सेकेंड और पार्ट थर्ड में मैं बाकी के जो सेल बायोलॉजी से रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम या होम एग्जाम्स या यूजी और पीजी से रिलेटेड जो भी एग्जाम्स में क्वेश्चंस आने वाले हैं या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं वो सारे मैं डिस्कस करूँगी। तो ये मेरे सेल बायोलॉजी का जो वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस का जो पार्ट था ये पार्ट 1 है। नेक्स्ट अपकमिंग पार्ट 2 एंड पार्ट 3 के लिए आपको नेक्स्ट वीडियोस के लिए वेट करना होगा। थैंक यू सो मच।